Hello everyone. So today we are going to start from the topic periodic labor force survey. So it is conducted annually to generate an estimate of labor statistics and unemployment in India. तो ये annually मतलब हर साल ये पब्लिश किया जाता है to generate an estimate of labor statistics and unemployment rate in India. तो earlier क्या था कि employment unemployment survey it was conducted after every 5 years under the Ministry of Labor and Employment. तो पहले क्या था कि employment unemployment survey होता था हर 5 साल में एक बार अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और वो ये सब कुछ लेबर स्टैटिस्टिक्स और अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट डाटा के बारे में बताता था but in 2017-18 से PLFS was started. So PLFS was first conducted for the year 2017 to 18 and from then it is conducted annually and is handled by NSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI. So 2017-18 के बाद से ये एनुअली कंडक्ट किया जाता है, मतलब हर साल कंडक्ट किया जाता है और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विच इज नोन एज मॉस्पी. NSO was formed in 2019 by merging Central Statistics Office, that is CSO, and National Sample Survey Office, that is NSSO. तो 2019 में क्या हुआ? NSSO और CSO को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके NSO को बना दिया गया फ्रॉम 2019. सो 2019 से NSO जो है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को की रिपोर्ट को जनरेट करता है. नाउ व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR? तो LFPR is the number of people aged 15 and above who are employed or actively seeking employment divided by the total working age population. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? द नंबर ऑफ पीपल एज्ड 15 एंड अबव, मतलब 15 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं जो या तो एम्प्लॉयड हैं या एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ रहे हैं. सो दैट डिवाइडेड बाय द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन. सो इट इज द नंबर ऑफ people that who are 15 प्लस जो कि एम्प्लॉयड हैं या एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट को सीक कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन. तो ये इसका फॉर्मूला है और इससे हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को मेजर करते हैं. नाउ PLFS 2023-24 वाज द रीसेंट वन. तो उसकी क्या फाइंडिंग्स थी? सो उसमें दिया गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अर्बन एरिया में मेल्स का इट इज़ 75.6% एंड फीमेल के लिए इट इज़ 28%. रूरल एरियाज में मेल्स के लिए इट इज़ 80.2% एंड फीमेल्स के लिए इट इज़ 47.6%. और अगर कंबाइन देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्बन और रूरल दोनों का मिला के तो दैट इज़ मेल्स के लिए इट इज़ 78.8% एंड फीमेल्स के लिए इट इज़ 41.7%. So this is important that you can mention in your answers. Now PLFS 2023-24 की ये रिपोर्ट है. सो अगर हम लोग कहीं पे भी LFPR के बारे में लिखते हैं तो सोर्स मेंशन करना ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंग टू PLFS 2023-24 मेल्स के लिए LFPR is 78.8% and females के लिए it is 41.7%. Now this is an important fact जो आप आंसर्स में मेंशन कर सकते हो. दैट इज अ स्टडी बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक. इट सेज दैट इफ women participation in India increases to that of the advanced countries और जिसकी ग्लोबल एवरेज है 47%, तो इसके अकॉर्डिंगली अभी इट इज़ लेस देन द ग्लोबल एवरेज दैट इज़ 41.7% और ग्लोबल एवरेज जो है वो है 47%. तो अभी ये 41% है, तो ग्लोबल एवरेज से थोड़ा कम है. तो अगर
वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो इंडिया में इंक्रीज कर दी जाए टू द लेवल ऑफ एडवांस कंट्री, जितनी एडवांस कंट्रीज में है अगर उतनी वुमेन पार्टिसिपेशन इंडिया में हो जाए तो द एनुअल जीडीपी विल बी हायर बाय 4.2%। तो जो एनुअल जीडीपी है वो 4.2% ज़्यादा बढ़ जाएगी। No country can achieve its full potential if half of its human capital is unable to contribute fully to its growth and डेवलपमेंट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये बोलना है कि अगर वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का एडवांस कंट्रीज के बराबर हो जाए तो जो एनुअल जीडीपी है इंडिया की वो 4.2% तक बढ़ जाएगी। और उनका ये भी बोलना है कि नो कंट्री कैन अचीव इट्स फुल पोटेंशियल इफ हाफ ऑफ इट्स ह्यूमन कैपिटल इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट फुली टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन है वुमेन की, तो अगर वो ही कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कोई भी कंट्री अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकता। इसीलिए ये ज़रूरी है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को भी बढ़ाया जाए सो दैट द human capital which is invested into the female that is effectively utilized for their contribution towards the growth and development of their country. Now we come on to some of the reasons for low female labor force participation rate in India. तो इसके क्या क्या रीजंस है? फर्स्ट वन इज सोशल पेट्रियार्कल नॉर्म्स, मतलब जो सोसाइटी है दैट इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है उसमें फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता है बाय मेन। तो सोशल माइंडसेट ऐसा है कि फीमेल दे आर सपोज टू डू द हाउस होल्ड वर्क एंड मैन आर सपोज टू गो आउट एंड ऑन द लाइवलीहुड। तो ये जो सोशल स्टीरियोटिपिकल पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ने से रोक रहे हैं। सो दैट इज अ मेजर हर्डल टू अचीव फुल लेबर फोर्स फुल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये है एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट को रोकता है, बट इंडिया में भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद क्या आता है? लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज जिसकी वजह से वुमेन सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं, तो उस लिए भी मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं कि वुमेन शुड स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर द फैमिली एंड डू द डोमेस्टिक चोर्स। देन इज द लैक ऑफ एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन। तो एफिशिएंट सर्विसेज नहीं है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन टू ट्रैवल और उसके जो एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए वो फैमिलीज ये बोल देती हैं कि लेट इट बी द वर्क ऑफ मेन एंड नॉट द वुमेन। सो अल्टीमेटली हर पॉइंट में जो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है यही आ जाएगा कि इसकी वजह से ही ये सब कुछ पॉइंट्स बाकी वाले जो बन रहे हैं। द नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन उसकी वजह से भी ये जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो वुमेन को घर पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देन आर द लोअर वेजेस फॉर वुमेन। सो फॉर इक्वल वर्क अगर एक ही काम मेन एंड वुमेन करते हैं तो उसमें देखा गया है कि मेन आर पेड मोर वाइल वुमेन आर पेड लेस फॉर द सेम वर्क। तो ये जो डिस्पैरिटी है वेजेस की, वेजेस डिस्पैरिटी वुमेन के लिए वो काफ़ी प्रोमिनेंट दिखती है स्पेशली इंडिया में। मिडिल इनकम कंट्रीज़ में और जो लेस डेवलप्ड कंट्री है स्पेशली वहाँ पे जो ये इक्वालिटी है वो नहीं है और जो वेजेस का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन बाय आइदर मेन और वुमेन। मेन आर पेड मोर देन द वुमेन। देन इज द सिक्योरिटी इश्यूज, उसकी वजह से भी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में वो कम है। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर विमेन जो है वो घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं तो उनके लिए कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि वो घर का भी काम देखें और बाहर का भी काम देखें। तो अगर जो मॉडर्न फैमिलीज हैं वहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द डोमेस्टिक वर्क एंड फॉर द वर्क आउटसाइड ऑफ द होम अगर वो बैलेंस्ड हैं, मतलब मेन आर ऑल्सो डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स एंड women आर ऑल्सो वर्किंग आउटसाइड द होम, तो अगर वो बैलेंस्ड है तो ज़्यादा इश्यूज नहीं आते। बट बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट अल्टीमेटली क्या है कि women दे आर बर्डन ओवर बर्डन कि वो घर का भी काम देखें और बाहर का भी काम देखें। तो ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वुमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो घर का ही काम देखें, बाहर ना जाए।
देन इज लैक ऑफ एडिक्वेट चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं, जो लीव्स हैं, वो फॉर्मल सेक्टर में किसी किसी स्टेट में है और किसी किसी सेक्टर में है, हर जगह पे नहीं है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें भी बहुत मुश्किल से मिलती है। ऑल्दो गवर्नमेंट आज अब ये इस टॉपिक पे भी वर्क कर रही है सो दैट मैटरनिटी लीव्स एंड बेनिफिट्स जो हैं वो इवन इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी आए, लेकिन अभी भी ये एक बड़ा हर्डल है फॉर इंक्रीजिंग द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स। अल्टीमेटली सभी पॉइंट्स का जो मेन सोर्स है वो यही है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट है जिसकी वजह से ये बाकी सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर लीडिंग टू लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू 2019 के डाटा के अकॉर्डिंगली जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का, दैट इज एज फॉलोज। तो प्राइमरी सेक्टर में इट इज़ अराउंड 42%। तो ऑल्दो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है मतलब 42% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, तो इट वाज अराउंड 73% इन 1950 टू 51। तो 1950-51 से कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम हुआ है। हाउएवर अगर हम लोग टोटल देखें तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, ऑल्दो उसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी दैट इज़ अराउंड 16 टू 18%, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में हमें देखने को मिलती है। देन सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें अराउंड 25% जो वर्कफोर्स लगी है, और ये जो है 1950-51 से थोड़ी बड़ी है। उस टाइम पे ये इट वाज 10%, तो अब इट इज़ अराउंड 25%। तो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अभी भी ये कम है। टर्शरी सेक्टर जो है उसमें अराउंड 33% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, तो ये भी 1950-51 के लेवल से बड़ी है। इट वाज अराउंड 17% एट दैट टाइम। तो डाटा के अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में सबसे कम है और टर्शरी सेक्टर में मिडल में है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी वाइज हम लोग देखें तो इट इज़ ऑफ टर्शरी सेक्टर, जिसमें अराउंड 33% लोग आजकल काम करते हैं। इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में क्या है, द वर्क फोर्स है दैट इज मेनली एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स जो हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, उसी में ही मोस्टली रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और अर्बन एरियाज में इट इज़ फॉर मेनली द टर्शरी सेक्टर। तो अर्बन एरियाज में टर्शरी सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स एंगेज्ड है, और जो रूरल एरियाज हैं उनमें मोस्टली प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट हैं। So this was the data which you can use in your answers.